मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। ऑल इंडिया गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसमें यूपीएससी के लिए की तैयारी कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राजव्यवस्था की तैयारी कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चैनल आप तमाम छात्रों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन के उभरा है और साथ ही उन सभी दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कियों के लिए जो दिल्ली, पटना या जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन के उभरा है। उसी में मैं आज आपसे बात करूंगा कि यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, और ख़ासकर आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो पॉलिटी की तैयारी हम कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे पॉलिटी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं जान पाएंगे तो हम किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि आप सोए भी रहें और यदि कोई आपसे आपका पॉलिटी का सिलेबस पूछ ले, जो उसका सिलेबस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा मैंने क्यों कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप बसों में, मेट्रो में यात्रा करते हैं, जहाँ पे सरकार की कई सारी स्कीमें दी गई होती है, उस स्कीम को भी आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको ये पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सरकार की स्कीम हो चाहे मैगजीन्स में दिए गए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी तो पेपर में आ रहा था प्री मानसून शब्द। अब ये मानसून शब्द हालांकि ये ज्योग्राफी का शब्द है, लेकिन यदि आपको पता नहीं होगा कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है तो देन आप उसे अवॉइड करके निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपको सिलेबस पता होगा कि मानसून हमारे सिलेबस का, खासकर ज्योग्राफी का एक पार्ट है, तो आप सिलेबस को आप उसे कवर करेंगे, आप उसका नोट बना लेंगे। फिर अभी आपने देखा कि सीए का विरोध हुआ, सीए सिटीजनशिप के लिए सरकार ने एक कानून लाने की कोशिश की और लाएगी भी आगे। इसी तरह से अनेक तरह की योजनाएं सरकार लाती रहती है, पेपर में उसका ऐड आता रहता है। तो आपको यदि पता होगा कि ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, तो आप कहीं भी बैठे बैठे, चलते फिरते आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो और आप अपने टाइम को ज़ाया नहीं कर सकते हो। अब मैं आता हूँ अपने भारतीय राजव्यवस्था की तैयारी पे। इसकी तैयारी हम कैसे करें, तो जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करती है। जो हमारा पहला चरण है, वो है प्रीलिम्स, अर्थात जिसको आप प्री कहते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करेंगे, तो प्रीलिम्स उसकी हम क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स ये हमारा पहला सेक्शन है। दूसरा है उसकी मुख्य परीक्षा, उसकी मुख्य परीक्षा की हम तैयारी कैसे करेंगे। और तीसरा जो चरण है वो हमारा साक्षात्कार का चरण है, इंटरव्यू। अब मैं आपको ये मेरे दोस्त कि ये जो तीनों पैटर्न है, इस तीनों पैटर्न की तैयारी अलग अलग नहीं की जाती है, इस एक साथ की जाती है, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी। लेकिन इसमें जो तैयारी का सिस्टम है, प्रिपरेशन फार्मूला है, जो मेथड है, वो है मेंस कम प्री। पहले हम मेंस की तैयारी करते हैं, देन ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स की तैयारी होती है, और उसी के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी हमारी होती है।
अब उसमें कैसे चलना, कैसे बोलना, एक्सप्रेशन का वे कैसा होना चाहिए, ये तमाम इशूज आपके फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाएंगे और मैं आपसे उसकी चर्चा भी करूंगा और बाकी के सर भी आपसे उसकी चर्चा भी करेंगे। अब जब हम ये जान लिए कि इसके चरण 3 हैं, अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसके लिए हमें अपने विषयों पे पकड़ बनाना होगा। से बनाएंगे तो पकड़ आपका बनेगा जो सबसे पहले जो अभी तक आपने बचपन से लेके अभी तक पढ़ा है। दूसरा, आपने न्यूज़ चैनल में भी बहुत सारी चीज़ों को सुना है, अखबारों में बहुत कुछ पढ़ा है, पत्रिकाओं में पढ़ा है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि यूपीएससी में इसकी भी ज़रूरत होती है। मैंने आपसे बात की अखबारों की, मैं ये भी बताऊंगा कि अखबार कैसे पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, पत्रिकाओं में हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है। इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम किसे पढ़ें और किसको छोड़ें, क्योंकि मार्केट में मटेरियल्स की कमी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम किसको छोड़ें और किसको पढ़ें, हम उसकी भी बात आपसे करेंगे। और जब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी डे बाय डे, तो उसमें मैं इन तमाम इश्यूज की चर्चा मैं आपसे करूंगा और आपको अपने ज्ञान को भी कितना बढ़ाना होगा उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अब हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें मैं आपसे वादा भी करता हूं और दावा भी करता हूं कि मैं 80% मैं क्लास में ही लर्न कराऊंगा और बाकी चीज़ें आपकी 20% या 30% हम यूँ कहें तो आपके खुद से और साथ ही रिवीजन से वहाँ तैयार होगा। और जहाँ तक पॉलिटी की मैं बात, तो उस पॉलिटी को मैं वर्तमान से जोड़कर, जो करंट बेस है, जो मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, करंट से जोड़कर जो वर्तमान में क्या चल रहा है, साथ ही जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारा सोशल इशूज है, उससे भी जोड़कर मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर और उससे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको फर्स्ट क्लास से ही मेंस के आंसर राइटिंग पे जोड़ दूंगा। ये जो उत्तर लेखन आपको दिख रहा है, ये उत्तर लेखन दोस्त, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे, मास बच्चे, मैंने दिल्ली में देखा है, मैंने बहुत सारे कोचिंग संस्थान के बच्चों को देखा है, वो प्री पे तो स्पेशल फोकस करते हैं, लेकिन यदि उनको एक पेज लिखने के लिए कहा जाता है तो शायद उनके पसीने छूट जाते हैं। ये सच है, इसलिए मैं उस पर भी आपको जोड़ दूंगा। और उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसका बेसिक क्या होना चाहिए, उस पर भी मैं जोड़ दूंगा। और लेकिन फिर मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा अलग हट के कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे जो बेहतरीन फार्मूला होता है वो उसकी बेसिक नॉलेज। यदि आपके पास में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दिल्ली में, इलाहाबाद में, ये जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे इसकी तैयारी होती है सिविल सेवा की, आपको भी और आपको चुनौती देना है दिल्ली में बैठे उन बड़े बड़े शेरों को। तो शेर को चुनौती देने के लिए आपको शेर बनना पड़ेगा। आपने गुरु मूवी देखी होगी, तो गुरु मूवी में क्या कहा है अभिषेक बच्चन ने, गुरु से टक्कर लेने के लिए आपको गुरु बनना पड़ेगा। तो आपको भी दिल्ली के छात्रों को टक्कर देने के लिए दिल्ली उसी तरह से मजबूत होना पड़ेगा। और ऑल इंडिया गुरुजी प्लेटफॉर्म आपको उतनी व्यवस्था करेगी और उन टीचरों से आपको सामना कराएगी जो आपको वहाँ तक ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। मेहनत आप ही को करना होगा। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालो तो आग की जो ज्वाला है काफ़ी भभक उठती है, धधक उठती है। तो आप 98% मेहनत और हमारी 2% गाइडलाइंस, वो आपकी सफलता होगी। अब मैं थोड़ा इसके आगे मैं बात करूं तो पॉलिटी को मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ा। ये जो श्रृंखलाबद्ध तरीका है हमारा
चेन सिस्टम से। अर्थात ये चेन सिस्टम क्या होना चाहिए? तो देखिए, एक्चुअली पॉलिटी जो है ये थोड़ा, सच कहूँ तो इसमें नियम कानून, देश कैसे चलेगा, कि किन के पावर कितने हैं, कल के डेट में आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो आपको अभी मैं इसी पॉलिटी में ही पूरी यूपीएससी पढ़ाऊँगा। उसमें यूपीएससी में कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आपको क्या कराया जाएगा, ये तमाम इश्यूज की मैं चर्चा करूंगा, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि तभी तो कहा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो इस देश है, कहते हैं ना, वो हमारी पूरी जो है सो बैकबोन की तरह वो इस देश को काम करती है, देश में काम करती है। तो मैं तो पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा, तो मैं आगे अभी जस्ट कुछ देर में आपसे चर्चा करूंगा। फिर विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, 90s के दशक में कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, फिर 2000 के दशक में किस तरह से प्रश्न पूछे गए, फिर 2010 में के आसपास अभी जो, और 2020 में अभी जो हम चल रहे हैं, अभी जो है, तो अभी का जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो करंट बेस है। जितना करंट आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आपका तैयारी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेगा। उसकी भी चर्चा हम आपसे क्लास में करेंगे। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा इसका हम वेटेज देख लेते हैं। तो जब हम वेटेज इसका देखते हैं तो जब आप पॉलिटी के पिछले 10 इयर्स का क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेंट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से पूछे गए हैं। और जब मैं मेंस की बात करूं तो लगभग सेकेंड पेपर में ये आता है, तो 150 मार्क से अधिक इस पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ तथ्यों पे आपसे बात करूंगा। जो पॉलिटी को समझना थोड़ा जो है सो आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप पॉलिटी को समझ नहीं रहे होते हो, बस आप जान रहे होते हो, क्योंकि वो आपके सामने में चर्चा होती है। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूंगा पॉलिटी की तैयारी हम अब कैसे करें। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, जो हमारा ये पॉलिटी, एक सेकेंड आप रुकेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारी पॉलिटी है इसकी तैयारी का क्या आधार होना चाहिए। तो इसका जो, यदि मैं पहला पिलर कहूँ, ये पिलर है इसका, मान लीजिए, तो इसका पहला जो पिलर है वो एनसीईआरटी है। इसकी पहला जो पिलर है एनसीईआरटी ये पहला पिलर है। तो ये मैंने क्यों बताया, तो एनसीईआरटी एक पहला पिलर है, जिस एनसीईआरटी से आपको उसका बेस पता चलेगा, जो कैसे हमें उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बिल्डअप होगा। दूसरा इसका जो पिलर है, दूसरे पिलर की यदि मैं बात करूं तो दूसरा पिलर है हमारा क्लास। दूसरा पिलर हमारा क्लास है, वो क्लास हमारा ऑल इंडिया गुरुजी। इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि एनसीईआरटी को आपने जो पढ़ा है, तो फिर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी अवधारणाओं को किस तरह में भी तब्दील करना होगा। तीसरा पिलर इसका क्या है, तीसरा पिलर इसका न्यूज है। तीसरा पिलर न्यूज। ये तीसरा पिलर है। आखिर इस न्यूज से हम किस तरह से पॉलिटी को तैयार करेंगे, तो मैं अभी जस्ट बताया था, आए दिन सरकार की कई सारी स्कीमें आती रहती है। सरकार क्या है, संविधान क्या है, आखिर कहते ना संविधान संशोधन, शीतकालीन सत्र, ये तमाम चीजें, प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री, गवर्नर, अभी जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया। ये तमाम जितने भी न्यूज़पेपर हैं ये सब कवर करते हैं इसे। तो मैं क्लास के ड्यूरेशन आपको बताऊंगा कि कैसे इस न्यूज़ को अपने आंसर राइटिंग में डालना है। अब इस न्यूज़ में आपको दो तरीके से न्यूज़ को कवर करना है। एक तरीका होगा जो हमारा आर्टिकल, एक जो है इसका आर्टिकल अक्सर आता रहता है, आर्टिकल, और दूसरा जो इसका है पहलू, इसी आर्टिकल को तो हम पेपर में आए हुए आर्टिकल को लिखते जाएंगे, क्योंकि वो आपको प्री में पूछेगा, क्योंकि साल भर के ड्यूरेशन में कौन सा आर्टिकल चर्चा में रहा। जैसे कि 2019 में 5 अगस्त को 370 हटाया गया, तो 370 चर्चा में आ गया। अब इस 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, स्पेशल स्टेटस का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, वो हमारा राज्य होकर भी पराया बना हुआ था, है ना। तो 370 चर्चा में रहा। आए दिन फंडामेंटल राइट्स बाधित होते रहते हैं लोगों का, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। क्या होनी चाहिए, आए दिन मानवाधिकार की चर्चा होती रहती है न्यूज़पेपर में, फिर मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो ये सारे इशूज जो हैं आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे। फिर न्यूज़पेपर में ही पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए रहते हैं। जब आप उसके आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में आपको वो दिखेगा कि जो बड़े बड़े थिंकर्स उसके फेवर में भी लिखते हैं और उसके अगेंस्ट में भी लिखते हैं। तो हमें कहते हैं ना कि दोनों पक्ष पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन क्या पूछती है कि जो उसके पक्ष में भी लिखे और उसके विपक्ष में भी लिखे। फिर अगला इसका चौथा जो पिलर है हमारा, वो पिलर है, चौथा पिलर वो है डिस्कशन। ये चौथा पिलर है डिस्कशन। तो डिस्कशन कहाँ कहाँ हो सकता है, वो डिस्कशन कहाँ कहाँ होगा, ये डिस्कशन होगा जो आप अपने साथियों के साथ, आप अपने मित्रों के साथ, या हम क्लास में आपसे चर्चा करके बताएंगे कि डिस्कशन कैसे की जाती है। एक हेल्दी डिस्कशन, एक स्वस्थ डिस्कशन, एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, उसमें ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो पॉलिटी है ये इन 4 पिलरों पे खड़ा है। जब हम पॉलिटी को 4 पिलर पे, और यदि इन चारों पिलरों को हम यदि स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो हमारी पॉलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप कैपेबल हो जाएंगे प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। आखिर पूछेगा तो कहाँ से। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पॉलिटी के लिए नहीं, यदि मैं यहाँ से इस पॉलिटी को हटा दूँ मेरे दोस्त, यदि मैं इस पॉलिटी को यहाँ से हटा दूँ, ये जो हटा दिया मैं इस पॉलिटी को, और इस जगह पे मैं किसी भी सब्जेक्ट को रखूँ, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है, एनसीईआरटी है, सॉरी एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, या ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, साइंस टेक की मैं बात करूँ, आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ, ये सभी जो है, एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, तो ये सभी, ये जो चारों पिलर हैं, न्यूज, डिस्कशन, क्लास और एनसीईआरटी, ये आपके लिए रामबाण। और ये तो खासकर ये जो न्यूज़पेपर है ये तो प्राणवायु है पॉलिटी के लिए एंड अदर सब्जेक्ट के लिए। अब थोड़ा मैं आपसे और चर्चा करना चाहूँगा कि पॉलिटी की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, हमको लगता है कि हम जानते हैं इसे। सच भी है, आप जानते हैं इसे, क्योंकि आपके घरों में चर्चा होती है, आपके समाज में चर्चा होती है, जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे चर्चा होती है, या चौक चौराहे पान के ठेले पे भी चर्चा होती है, तो वहाँ पे भी चर्चा होती है, और हमारी संसद में भी चर्चा होती है।
तो चर्चा संसद में भी हुई या आपकी क्लास में भी मैं चर्चा करूंगा। तो दोनों में जो माइन्यूट डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि आपकी क्लास में जो पॉलिटी की चर्चा होगी उसकी एक सीमा होगी, उसका एक आधार होगा, उसमें एक बौद्धिकता होगी, उसका एक संवैधानिक आधार होगा, उस पे ये चर्चा होगी। लेकिन जब पान के ठेले पे, चौक चौराहे पे जब पॉलिटी की चर्चा होगी तो वहाँ पे उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसका कोई आधार नहीं होगा, उसमें बौद्धिकता का अभाव होगा, उसमें संवैधानिक आधार की कमी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ कि कसाब को फांसी दिया गया, तो कसाब को फांसी देने से पहले हमारी सरकार ने उसकी पूरी प्रक्रिया को पार किया, और जब पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी, उसको लॉयर दिया गया, उसको समुचित तरीके से रखा गया, फिर जाके रिजल्ट आया कि कसाब दोषी है। लेकिन आम चौराहे पे इसकी बात क्या हो रही थी कि उसे गोली मार देना चाहिए। तो इसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता कि मानवाधिकार भी एक कोई सिस्टम है, कोई चिड़िया है जो इंटरनेशनल तौर पे काम कर रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, एक जो आधार वाला है, एक दूसरा जिसका आधार, हमें दोनों को मिला के, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप जो इन तमाम इशूज को देखे हैं वो भी आपके दिमाग में रहेंगे, और जो आपने पढ़ा है वो भी आपके दिमाग में रहेंगे, और दोनों को मिला के फिर आपकी तैयारी होगी। अब आए दिन हम देखते रहते हैं कि आधार क्या है, जैसे कि न्याय क्या है, समानता क्या है, सरकार क्या है, संविधान क्या है। सिर्फ संविधान ही नहीं, लोकतंत्र क्या है, संप्रभुता क्या है, ये सभी इसका एक अपना आधार होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं संप्रभुता की बात करूं तो संप्रभु, हमारा देश एक संप्रभु देश है। आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछ लेगा कि क्या आप संप्रभु हैं, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने निर्णय खुले विचारों से ले सकें, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव न हो। जब हम अपने औपनिवेशिक व्यवस्था को झेल रहे थे, अर्थात अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हम संप्रभु नहीं थे। वो संप्रभु नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उस समय हम कोई भी निर्णय अपने ढंग से, अपने मन से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब हमारी पूरी व्यवस्था है, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, जो हम अपना निर्णय खुले मंच से, खुले विचारों से लेते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने 370 को हटाया है, तो हम इसके लिए संप्रभु थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने विश्व के तमाम मंचों पे जाके इस बात की कोशिश की कि भारत के अगेंस्ट शक्तिशाली देशों को, डेवलप्ड जो कंट्री है उसको एकजुट करके हम भारत को बदनाम करें, लेकिन वो असफल रहा। तो ये जो हमारा फैसला था भारत सरकार का, ये संप्रभु फैसला था। तो यही प्रश्न आपसे पूछेगा। अब जब हम इसकी बात कर लिए तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिसिप्लिन होती है। आखिर आपको सुन के हंसी आएगा, लेकिन मैं क्लास के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो किताबी नॉलेज से ऊपर होगा आपका। तो पॉलिटी का भी डिसिप्लिन है। अब इस डिसिप्लिन को हम अपने आप में आत्मसात कैसे करें? तो जैसे हमारा मूल अधिकार है। अब जैसे कि मूल अधिकार है जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट इसकी हम बात करेंगे। ये डीपीएसपी की बात हम करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसको आप निर्देशक तत्व कहते हैं। फिर हम आपसे बात फंडामेंटल ड्यूटी की करेंगे।
जो आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए। फिर मैं आपसे बात करूंगा सिटीजनशिप की। ये सभी जो है टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स वैसे भी इन जनरल सभी लोगों को ये सब पता होना चाहिए। यदि आज फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन हुआ होता तो कुछ महीनों पहले दिल्ली को नहीं जलाया जाता। सरकारी जो संस्थाएं हैं उसे नहीं जलाई जाती, क्योंकि वो सरकारी संस्थाएं नहीं है, वो हमारी संस्थाएं हैं, क्योंकि हम टैक्स उसके लिए और सरकार उसी टैक्स से उन तमाम चीज़ों को, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल व्यवस्था हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सभी चीज़ें जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो सरकार हमारे टैक्स के पैसे से ही तैयार करती है, बनाती है। और यदि हम उसे जला देते हैं, तोड़ देते हैं, आप अक्सर देखते हैं गाँवों में सड़क को तोड़कर सड़क पे ही पंडाल बनाया जाता है, सड़क पे ही पानी बहाया जाता है। तो यहाँ पे लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अवेयरनेस करने की जरूरत है, क्योंकि उस सड़क को हम तोड़ रहे हैं, वो सड़क किसका है? वो मेरा अपना है, हम उस पर चलते हैं। और यदि कल के डेट में यदि वो खराब होता है, यदि वो टूटता है, तो समस्या हमें झेलनी पड़ती है, न कि पाकिस्तान को, न कि हमारी सरकार को। इसीलिए हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। तो ये हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये संविधान, ये हमारे एक तरह से पॉलिटी की आत्मा है। अब मैं यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूँगा। एक थ्योरी है मेरे भाई, एक थ्योरी है क्या कि जो बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है। ये थ्योरी क्या? चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है। जैसे ये चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है, इसको गौर कीजिएगा। ये चेक एंड बैलेंस, ये जो है, ये चेक एंड बैलेंस क्या है? ये क्या है? तो लगेगा कि सर मैथ पढ़ा रहे हैं, नहीं। ये जो सपोज ये हमारी विधायिका है। विधायिका मतलब विधायिका में यदि हम देखें, शब्द संक्षेप करें तो विधि, इसमें विधि शब्द लिखा हुआ है। तो विधायिका जहां पे विधि बनाई जाती है, लॉ बनाई जाती है, जो हमारी संसद है, जो हमारी संसद है। मैं ये भी बताऊंगा कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन ये विधायिका जो है, इसकी हम बात करें आपसे, तो ये हमारे देश के लिए विधि बनाती है। ये हमारी है विधायिका, ये विधायिका। जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका। आप समझ जाएंगे मैं जो लिख रहा हूं। ये विधायिका है, ये विधायिका है। दूसरा यहां पे है हमारी कार्यपालिका दोस्त, ये है हमारी कार्यपालिका। ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका कौन है? तो कार्यपालिका मतलब यहां पे सरकार, जो उस विधि को लागू करती है, सरकार है। ये कार्यपालिका है हमारी, ये हमारी कार्यपालिका है और ये हमारी सरकार है। ये सरकार, वो विधायिका, और ये यहां पे हमारी है न्यायपालिका। बस छोटा सा मैं लिख देता हूं, समझ जाएंगे। न्यायपालिका, आप ये समझ लें। मैं इसको शब्द संक्षेप में कर देता हूं। जुडिशरी, ये विधायिका, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। और बीच में यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो बीच है, ये हमारा मीडिया। ये मीडिया है, ये मीडिया है, मतलब जिसको आप खबर पालिका भी कहते हैं। तो ये तीनों, ये चारों
एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और हमारी पूरी देश की जो पूरी डेमोक्रेसी है इसी पे टिकी हुई है, पूरी व्यवस्था इसी पे टिकी हुई है। कैसे? विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसे यह देखती है जो क्या यह जो विधि बना है वह इस देश की जनता के लिए अर्थात हम लोगों के लिए सही है या गलत है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है ये यहां पे काम, मैं इसे और भी बेहतर ढंग से कि कैसे ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि न्यायपालिका विधायिका के बनाए गए विधि को, लॉ को रिव्यू करती है, तो रिव्यू कर ली, विधायिका को उसने कंट्रोल कर ली। फिर विधायिका क्या करती है, उस न्यायपालिका में काम कर रहे जो हमारे न्यायाधीश हैं उन्हें क्या करती है कि उसके वेतन भत्ते, उनका अपॉइंटमेंट जो भी है वो सारा, तो अब वो यहां से उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपने देखा, तो ये हमारा चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है। इस पे हमारा लोकतंत्र भी काम करता है, हमारा देश भी काम करता है, और इन सभी को एक बीच में खबर पालिका जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का वो यहां पे काम कर रहा है। और इस तरह से हमारे देश का सिस्टम रेगुलेट होता है। तो मैंने आपको आज पॉलिटी और उससे जुड़े कई सारे इश्यूज को मैंने बताया कि कैसे हम इसकी तैयारी करें। अब थोड़ा समय और लेके मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटी को पढ़ने के लिए, पॉलिटी को जानने के लिए हम अपने सर से, अपने क्लास से अलग हटकर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी तैयारी होती है तब तक आप अपने क्लास से, आप अपने टीचर से, आप अपने जो आपके हेड हैं उनसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि ये सिविल सेवा परीक्षा एक सहयोग और संयोग की परीक्षा होती है। जितना सहयोग आपको मिलेगा और ये संयोग मिलेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें बड़े बड़े सूरमा बैठे रह जाते हैं और एवरेज छात्र जो है सो क्रैक कर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो तमाम इश्यूज हैं उस पर आपको काम करना होगा, एक चेन सिस्टम से इस पे काम करना होगा। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ कि हम इसकी तैयारी कैसे कैसे करेंगे, तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो है भारत का संवैधानिक विकास, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। एक चेन से मैं पढ़ाऊँगा कैसे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर दूसरा, भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ, उसमें कितने समय लगे, कितने पैसे खर्च हुए, उसके लिए कौन सी टीम थी, कौन कौन लोग थे। फिर मैं आपसे बात करूंगा इसके आगे अनेक तरह के, जैसे कि अभी मान लीजिए प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को हम किसके साथ पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट को हमेशा हम गवर्नर, उस एक साइड प्रेसिडेंट और दूसरी साइड गवर्नर। फिर जब मैं प्राइम मिनिस्टर को पढ़ूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं चीफ मिनिस्टर को पढ़ूंगा। जब मैं सुप्रीम कोर्ट को पढ़ूंगा तो फिर मैं उसी के साथ हाई कोर्ट को भी पढ़ूंगा। आपने देखा जो हमें कैसे, क्यों, और जब आप किसी भी किताब को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहीं है और हाई कोर्ट कहीं है। जब मैं फंडामेंटल राइट को पढ़ूंगा तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी को एक साथ, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारा होता है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व सरकार का होता है, क्योंकि सरकार ये जितने भी स्कीमें आ रही है, आप चाहे वो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वर्तमान में अभी लॉकडाउन में सरकार जितनी भी व्यवस्था आम पब्लिक के लिए कर रही है, तो वो आपको यदि डीपीएसपी समझना हो तो जब मैं उसकी क्लास में आऊंगा तो थोड़ा सा मैं हिंट्स आपको दे दूं कि डीपीएसपी मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई योजना। इट मीन्स ये डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिए जो सरकार व्यवस्था करती है, यही हमारी जो है नीति निर्देशक तत्व। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हम सभी के लिए,
तो क्या होना चाहिए, ये कब आया, कैसे आया, इसकी महत्ता क्या है, क्या वर्तमान में उसका रेलिवेंस है। तो आने वाले समय में अभी जो अगला यूपीएससी मेंस होगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि क्वेश्चन होगा कि क्या वर्तमान समय में मूल कर्तव्य को एक कानूनी रूप दिया जाए, क्या उसके लिए दंड विधान की व्यवस्था किया जाए। इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क रखें। इसी तरीके से मैं जब आपसे आगे की क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे प्रत्येक चैप्टर को प्रश्नों के साथ, प्री के साथ, मेंस के साथ, इंटरव्यू के साथ, सामाजिक इश्यूज के साथ और करंट के साथ कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी कैसे चर्चा की जाएगी और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके लिए आप इससे और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा। और आप हमें यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके दाहिने साइड में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आप आने वाले अपडेट को पा सकें और आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।